जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, कहा ही जा रहा है कि अब तेजस मार्क 1 और मार्क 2 पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स का विचार अब बदल गया है कि अब इसे अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 2 पर लगाया जाए। अभी तक ये मिसाइल केवल रफाल फाइटर जेट ही दाग सकते थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी है कि इनको और ज्यादा एयरक्राफ्ट पर लगाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास रफाल की संख्या काफी कम है और पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए डीप स्ट्राइक क्षमता को इंडियन एयरफोर्स बढ़ाना चाहती है। हालांकि यहाँ पर तेजस पर अगर स्कैल्प मिसाइल लगाई जाती है तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल काफी एडवांस है। इसे तेजस मार्क 1 और मार्क 2 पर लगाने के लिए इन एयरक्राफ्ट के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, और रफाल तो पहले से ही स्कैल्प के लिए बना हुआ है। आगे चलकर दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास 83 यानी कि 83 तेजस मार्क 1 होंगे। इसके अलावा मार्क 2 वेरिएंट भी होगा। तो मतलब साफ है कि इन सभी पर अगर स्कैल्प को लगाया जाता है तो भारत के पास सैकड़ों ऐसे विमान होंगे जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से और गुपचुप हमले कर सकेंगे। ऐसे में केवल रफाल और सुखोई 30 पर ही डीप स्ट्राइक वाले मिशनों का प्रेशर नहीं पड़ेगा। चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को देखते हुए भारत का यह स्टेप भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। हालांकि यहाँ पर यह कहना जरूरी भी है कि हम क्यों विदेशी स्कैल्प मिसाइल पर निर्भर हैं। अगर खुद डीआरडीओ इस तरीके के मिसाइल को तैयार करता है या हमारे प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर तैयार करता है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि तो हमें क्यों अपनी निर्भरता बढ़ानी है इन विदेशी देशों पर। लेकिन यहाँ पर अगर लोकल प्रोडक्शन होता है या टीओटी होता है तो अब तो बात कुछ और है। अदरवाइज तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर मिसाइलें खरीदी जाएंगी तो फिर तो फायदा पश्चिमी देशों को ही होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत जी ने कहा कि हाइपरसोनिक हथियार भारत को एश्योर्ड रिटेलिएशन क्षमता देंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइलें आपको मालूम ही है कि मैक 5 से भी तेज उड़ती हैं। दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता है सिवाय S-500 के। मतलब साफ है कि दुश्मन जितना मजबूत अपना मिसाइल डिफेंस बना ले, भारत उसको जवाब दे पाएगा। डॉक्टर कामत जी ने कहा कि भारत 2 तरीके के हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। पहला हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत के लिए दोस्तों इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना के पास पहले से ही हाइपरसोनिक हथियार है। अमेरिका और रशिया भी इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारत पीछे रहा तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए डीआरडीओ का ये प्रोग्राम भारत की सुरक्षा और ताकत के लिए बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि हाइपरसोनिक हथियार भारत को ऐसी ताकत देंगे कि कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, भारत हमेशा जवाब देने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ इस साल स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का एक और बड़ा ट्रायल करने वाला है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो भारतीय नौसेना में से शामिल कर लिया जाएगा। स्मार्ट ये एक खास तरीके का मिसाइल प्लस टॉर्पीडो हाइब्रिड हथियार है। आपको बता दें कि इसमें मिसाइल दुश्मन के सबमरीन की लोकेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है। वहां पहुंचकर ये अपने अंदर से एक लाइट वेट टॉर्पीडो को पानी में छोड़ देती है। फिर वो टॉर्पीडो खुद ब खुद दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह कर देगा। स्मार्ट की बात की जाए तो इसकी रेंज 643 किलोमीटर हो सकती है। पेलोड की बात की जाए तो इसमें 20 किलोमीटर तक मार करने वाला टॉर्पीडो होता है, जिसमें 50 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। गाइडेंस की बात की जाए तो इसमें 2 तरफ डेटा लिंक है, यानी कि जहाज या हवाई जहाज से लाइव अपडेट मिलते रहेंगे। इसे जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इवन ट्रक माउंटेड बैटरियों से भी। अभी भारत के पास लाइट टॉर्पीडो है, उन्हें सिर्फ 5 की दूरी पर से ही दागा जा सकता है। लेकिन स्मार्ट से अब वही टॉर्पीडो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी सबमरीन को खत्म कर सकती है। इससे भारत की सी कंट्रोल और एरिया डिनाइल की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को भारत के तट के पास आने से पहले ही खत्म कर देगा। ये नौसेना के लिए दोस्तों भविष्य में गेम चेंजर वेपन सिस्टम माना जा रहा है। वही दोस्तों एक बहस छिड़ गई है कि अगर भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट को MRFA के तहत अगर चुनने का विचार कर रही है और ऑलमोस्ट इसको लेकर बातचीत फाइनल होने वाली है, ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं क्यों ना भारत रशिया के TU-160 बॉम्बर को ही खरीद ले, जो कि एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर माना जाता है। राफेल काफी महंगा एयरक्राफ्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर कीमत की बात की जाए तो राफेल विमान जो कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ है, उसकी कीमत के साथ अगर उसकी कीमत की तुलना की जाए तो ऑलमोस्ट इतने में ही आपका TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रेंज है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकता है और पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने में भी सक्षम है। रफाल जो कि मल्टी रोल फाइटर जेट है, हवाई लड़ाई, स्ट्राइक मिशन, न्यूक्लियर डिलीवरी कर सकता है। थिएटर लेवल पर भी लड़ाई के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, TU-160 जो कि एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, ये भी काफ़ी दूरी तक न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल स्ट्राइक कर सकता है और एक साथ भारी हथियार ले जा सकता है और भारत को लंबी दूरी तक मार करने की नई क्षमता देगा। भारत के पास अभी कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है और TU-160 आ जाने से भारत की न्यूक्लियर ट्रायड में और मजबूती आ जाएगी। चाइना, अमेरिका, रशिया, इन सब के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। हालांकि यहाँ पर चुनौतियां भी हैं दोस्तों, क्योंकि इसका मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक की अगर बात की जाए तो TU-160 अपने आप में एक बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इसके आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की बमबारी की एक नई युद्ध रणनीति बनानी होगी, खास करके अगर मैं बात करूं चाइना को देखते हुए। प्लस दोस्तों रशिया से इतना बड़ा हथियार लेने से पश्चिमी देश भारत पर
सेंशन लगा सकते। खरीदना राफेल जितना महंगा जरूर है, लेकिन इसे उड़ाना और मेंटेन करना उससे ज्यादा खर्चीला है। भले ही दोस्तों एक राफेल की कीमत पर रशिया का Tu-160 बम्बर आ भी जाए, लेकिन दोस्तों इसे संभालना चलाना राफेल से ज्यादा मुश्किल और महंगा होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। दोस्तों डीआरडीओ अब पल्ले बैलिस्टिक मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार कर रहा है। पल्ले मिसाइल का वजन 5 टन से ज्यादा है, लेकिन Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट के लिए सिर्फ 2.5 टन तक का पेलोड इसका होना चाहिए। मतलब ये कि इस मिसाइल का वजन कम करना होगा, जो कि एक बड़ी तकनीकी चुनौती भी है। तो उसे काफी जरूरी भी है, क्योंकि फाइटर जेट से लॉन्च करने के बाद इस मिसाइल को कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इससे भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। ये भारत के लिए घातक और फ्लेक्सिबल हथियार होगा। अगर डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट में सफल रहता है तो भारत के पास एक ऐसी मिसाइल होगी जिसे फाइटर जेट से छोड़ा जा सकेगा, जो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़कर दुश्मन को चौंका देगी और उनके द्वारा इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं। ये विमान भारतीय नौसेना के पुराने MiG-29K की जगह लेगा। हालांकि यहाँ पर 2 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला, इसका खर्चा, जो कि 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच आएगा, और भारतीय नौसेना ने इनका कम संख्या में ऑर्डर दिया है। पहले भारतीय नौसेना TEDBF के 140 ऑर्डर देने वाली, लेकिन अब 80 विमान ही मांगे गए हैं। रक्षा मंत्रालय चाहता है कि भारतीय नौसेना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले। इंडियन एयरफोर्स के लिए हल्का लैंड बेस्ड TEDBF वेरिएंट बनाया जा सकता है, जैसे कि नौसेना का राफेल मरीन और भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट। ऐसी TEDBF भी होना चाहिए। और अगर नौसेना और इंडियन एयरफोर्स मिलकर 150 से ज्यादा विमान का ऑर्डर करते हैं तो कुल लागत कम हो सकती है। TEDBF का एयरफोर्स वाला वेरिएंट 4.5 जनरेशन का मल्टीरोल एयरक्राफ्ट होगा। राफेल जैसी क्लास का विमान होगा, भारी हथियार ले जा सकता है, ज्यादा रेंज और 2 इंजन की इसकी सुरक्षा रहेगी। ये तेजस मार्क 2 और भविष्य के AMCA फाइटर जेट की बीच की कमी दूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम से हिचक रहा है। रीजन साफ है, इंडियन एयरफोर्स का फोकस AMCA पर है। इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि अगर TEDBF भी ले लिया जाए तो फोकस और पैसे दोनों प्रोग्राम में बढ़ जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स पहले से तेजस मार्क 1A, मार्क 2, राफेल और MRFA पर काम कर रही है, इसीलिए नए फाइटर जेट के लिए कोई जगह नहीं बची है। डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा कि गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम इतना सटीक है कि अगर कोई दुश्मन का जहाज हमारे समुद्री किनारे के पास आए तो उसे भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि भारत की स्ट्राइक में उसके 155 सैनिक मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ये एक और बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। इसके अलावा 54 पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान अलग से मारे गए। ये मौतें इंडियन एयरफोर्स के मिसाइल हमलों में हुई है। फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।